हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनसीईटी के डिटेल सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के लिए कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड कर सकते हो। इसके लिए एनसीईटी का एग्जाम होता है। आपको पता ही होगा एनसीईटी का एग्जाम लास्ट टाइम 2023 में हुआ था और इस साल 2024 में होगा। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन सभी बच्चों के लिए जो भी अपना करियर टीचिंग की फील्ड में बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस कई सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको 12th के बाद, अगर आप अभी 12th में पढ़ रहे हो या 12th आप पास आउट कर चुके हो और अपना करियर टीचिंग की फील्ड में बनाने जा रहे हो, तो आपके पास, मैं तो यही कहूँगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होना चाहिए और वो है एनसीईटी के थ्रू 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना, ठीक है। यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दो और इसमें जो भी आप जिस भी कॉलेज में, जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इवन आपको पता ही होगा इसके अंदर आईआईटी भी पार्टिसिपेट करती है, एनआईटी भी पार्टिसिपेट करती है, आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे देखोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें आप इस एग्जाम की अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन करके आप इसके अंदर डिजायरेबल कॉलेज में, डिजायरेबल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ही लो और अपना 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की जो जर्नी है वो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लो। अभी इसके फॉर्म रिलीज नहीं हुए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक इसके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि अगर आप 2024 में एनसीईटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, आपको किन किन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। देखो, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर आप ये सोचोगे फॉर्म निकलेगा तब मैं तैयारी करना शुरू करूँगा या शुरू करूँगी, तो एक बहुत बड़ी गलती है। आपको पता होगा लास्ट ईयर जो थे नंबर ऑफ सीट्स 3950 या 90 के अराउंड थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, हाँ 3900 प्लस थे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है इस साल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट कंपटीशन उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो है बहुत सारे बच्चे जो थे ऑलरेडी किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन ले चुके थे, क्योंकि इसका फॉर्म काफ़ी लेट आया था। जून के आसपास इसका फॉर्म रिलीज़ हुआ था, जब तक बच्चों ने सीयूटी के तहत बहुत सारे कोर्सेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑलरेडी ले लिया था। इन चीज़ों के बारे में बहुत ही कम बच्चों को लास्ट में पता चला या बचे हुए थे, ठीक है। तो इस साल अगर आप देखोगे ना, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, यूनिवर्सिटी भी बढ़ेगी, कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। इसलिए अगर आप आज से तैयारी नहीं स्टार्ट करोगे तो 100% आप उस रेस में पीछे रह जाओगे। तो इसलिए आपको आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम एनसीईटी 2024 के डिटेल जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एनसीईटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया पूरा सिलेबस है। सबसे पहले आपको पता ही होगा इसमें टोटल मिला के 7 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक एक करके सब कुछ समझाता हूँ, ठीक है। टोटल 7 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या है, हर एक चीज़ को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर आप जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। अब रही बात यहाँ सिलेबस की, तो देखो सबसे पहले आपको जैसे कि पता ही होगा इसके अंदर आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करने होती है। लैंग्वेज आपको चूज़ करने होती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ऑब्वियस सी बात है दोनों अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लो एक बच्चे ने इंग्लिश ले लिया एंड देन दूसरा लैंग्वेज हिंदी ले लिया, ठीक है। तो आप 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करना होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? तो पहली बात तो लैंग्वेज आपको चूज़ करना होता है। उसके अलावा जो थर्ड पार्ट होता है वो किसका होता है? आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने में -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो देखो लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज 2 के भी कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है अभी मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। पहले एक बार जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, वो एक बार समझ लेते हैं। तो लैंग्वेज के जैसे मैंने बताया 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज में आप क्या क्या चूज़ कर सकते हो, अगर इसकी मैं बात करूँ तो देखो, आप देखोगे तो इसी में आपको पूरी लिस्ट दे रखी होगी लैंग्वेज की, ठीक है, कि आप किस किस को चूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट है, मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको विजुअल ढंग से हो सके। तो अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज जो आपको चूज़ करना है वो इन्हीं में से करना है। आप इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, असमी कर सकते हो, बंगाली है, गुजराती, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे देख सकते हो। पूरा लिस्ट है अच्छा खासा, जिसमें संस्कृत है, ठीक है, तिब्बतन है, स्पेनिश है, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज है। आप जिस भी लैंग्वेज को चूज़ करना चाहते हो वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं तो पर्सनली यही एडवाइस करूँगा कि बच्चे को इंग्लिश और हिंदी को ही चूज़ करना चाहिए, दूसरे लैंग्वेज की तरफ नहीं जाना है। हाँ, अगर आपकी पकड़ है, आप
पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज से ऑलरेडी जुड़े हुए हो, अच्छा कमांड है उसके ऊपर, तो बिल्कुल नो डाउट आपका वही चॉइस होना चाहिए। बट जिन बच्चों को मतलब कोई ऑप्शन नहीं उनके पास, वो इंग्लिश और हिंदी ही चूज़ करो। इसको बोलने का एक मेन रीज़न ये भी है, देखो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हिंदी इंग्लिश चूज़ करना ज़्यादा वाइजेबल होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ना लास्ट ईयर का भी बात करें तो जिन्होंने इंग्लिश और हिंदी को चूज़ किया था अपना लैंग्वेज के तौर पे, उनका जो सेंटर था वो उसी स्टेट में या जहाँ पे वो है वहीं पे पड़ा था। बट अगर आप किसी और लैंग्वेज को चूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका जो सेंटर है काफ़ी ज़्यादा दूर पड़े या किसी दूसरे स्टेट में पड़ जाए। ये भी बहुत चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर, आप प्रोस्पेक्टस में देखोगे तो वहाँ पे भी मेंशन है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इंग्लिश और हिंदी चूज़ करते हो तो आपका जो सेंटर होता है जहाँ आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो आपके नियर बाई ही होगा। लेकिन अगर आप किसी और लैंग्वेज को चूज़ करते हो तो हो सकता है सेंटर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर वो काफ़ी दूर हो या किसी दूसरे स्टेट में भी पड़ सकता है। तो इस बात के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आई होप आपको लैंग्वेज वाला सेक्शन समझ आया कि आपके 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करने होते हैं। लैंग्वेज 1 से 20 क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज 2 के भी 20 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है मैं उसके अंदर ऊपर भी आऊँगा, पहले एक बार पैटर्न देख लेते हैं। देन अगर उसके बाद बात करें तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन होता है, मतलब थर्ड जो आपका पेपर होता है वो किसका होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरा पर्सनली मानना है टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं खुद भी इसे पढ़ाता हूँ, तो आप देखोगे ना इसमें बेसिकली आपको बच्चे की साइकोलॉजी को समझना होता है कि बच्चा किस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करता है, वो क्या करना चाहता है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है। अलग अलग जो एटमॉस्फेयर है, अलग अलग जो इन्वायरमेंट है स्कूल्स के अंदर, क्लासरूम के अंदर, उसमें आप एज अ टीचर कैसे बिहेव करोगे, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है। बहुत ईजी चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पूछूँ आपसे, एक क्लास है वहाँ पर अगर आपको टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप क्या करोगे। ऑब्वियस सी बात है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें अगर आप केयरफुली पढ़ोगे ना आपको ऑप्शन में ही आंसर समझ आ जाएगा, ठीक है। हम बहुत जल्दी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो पूरी तरह से फोकस एनसीईटी के ऊपर फोकस टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट करेंगे जो कि लाइव होगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, हम मुश्किल से मुश्किल हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर अंदर स्टार्ट कर देंगे इन क्लासेस को, ठीक है। तो देखो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका जनरल टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। जनरल टेस्ट ध्यान रखना कोई एक पेपर नहीं, उसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती है। जनरल टेस्ट में आपका जीके पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। रीजनिंग पूछी जाती है, रीजनिंग आई होप आप सबको पता होगा क्या होता है। एंड इसके अलावा क्वांट पूछा जाता है, क्वांट या आप मैथ्स कह लो एक ही बात है, बट मैथ्स मतलब बेसिक मैथ्स होती है। आप 10th स्टैंडर्ड तक की आपसे मैथ्स पूछी जाती है, बेसिक मैथ्स पूछी जाती है जिसे हम क्वांट्स कहते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो आई होप आपको ये 4 चीज़ें समझ आ गई होगी। उसके बाद आपको ना 3 डोमेन चूज करना होता है। देखो, पहली बात लैंग्वेज आपकी चॉइस होती है, आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है। और डोमेन भी आपकी चॉइस होती है, कोई भी 3 डोमेन आप चूज कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड सबको देना है, जनरल टेस्ट सबको देना है, यहाँ तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। रही बात यहाँ डोमेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। डोमेन आपको वही चूज करना है जो आपने 12th में पढ़ा है। अगर आपने वो सब्जेक्ट 12th में नहीं पढ़ा तो एज ए डोमेन आपको चूज नहीं करना। तो यहाँ पे अपना माइंड बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लो, अपना जो भी डाउट है वो अच्छी तरह से क्लियर कर लो कि डोमेन चूज करते टाइम आपको वही डोमेन चूज करना है जो आपने अपने 12th क्लास में पढ़ा है। अगर आपने 12th क्लास में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो आप डोमेन के तौर पे चूज नहीं कर सकते। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई बच्चा अभी कॉमर्स से अपनी 12th पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, ठीक है, कॉमर्स से। कॉमर्स में उसके पास क्या क्या थे, मान लो अकाउंट्स थे, उसके पास इकोनॉमिक्स थी, बिजनेस स्टडी थी, इंग्लिश था, और मान लो विद मैथ्स वो स्टूडेंट था तो उसके पास मैथ्स भी था। मान लो वो इसके पास सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट थे इस बच्चे के पास, ठीक है। अब वो बच्चा जो है वो क्या चाहता है कि मैं ना आगे कॉमर्स में अपनी स्टडी नहीं कंटिन्यू करना चाहता, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब वो आगे क्या करना चाहता है, बीए बीएड करना चाहते हैं। जो ITP है यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको पता है यहाँ 3 ऑप्शन है आपके पास। आप BA बीएड कर सकते हो, BCom बीएड कर सकते हो, BSc बीएड कर सकते हो। अब कोई बच्चा BA बीएड करना चाहता है, ठीक है। अब BA बीएड में देखा जाए तो BA के सब्जेक्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट होने चाहिए, तो क्या बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज करेगा इन डोमेन के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस टाइप के सब्जेक्ट चूज करेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको भले BA बीएड क्यों ना करना हो, लेकिन आप डोमेन में क्या चूज करोगे, इन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज करोगे, ठीक है। बच्चा चाहे तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स तीनों चूज कर सकता है, मैथ्स चूज कर सकता है, कोई भी चूज कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको वही सब्जेक्ट चूज करना है जो आपने 12th में पढ़ा है, और आपने वो सब्जेक्ट 12th में नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल भी चूज नहीं करना। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि डोमेन के अंदर क्या सिनारियो है, 12th के बेसिस पे आप कैसे सब्जेक्ट चूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके पास ये भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन आपके पास डोमेन के तौर पे। लगभग आप 12th में हर एक सब्जेक्ट वो देखोगे जो आपने 12th में पढ़ा होगा, शायद ही कोई सब्जेक्ट होगा जो यहाँ मिसिंग होगा। तो आप यहाँ से पूरी लिस्ट स्टार्ट होती है डोमेन की, यहाँ से देख सकते हो 301 से। मैं एक बार इसे भी इरेज कर देता हूँ ताकि हमें ढंग से विजिबल हो जाए चीज़ें।
तो देखो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आपके पास ऑप्शन क्या, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग कर सकते हो, एग्रीकल्चर है, ठीक है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट स्टडी है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ तक है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, बहुत सारे, फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। मेरे हिसाब से कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो इसमें ना हो और आपने 12th में पढ़ा हो, मुझे नहीं लगता, ठीक है। जैसे अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, खैर यहाँ पे लिखा भी है शायद, हाँ यहाँ पे लिखा भी है, जैसे देखो बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजिकल स्टडी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों इसके ऊपर फोकस करके बता रहा हूँ, एक चीज़ समझो, यहाँ पे मान लो कोई सब्जेक्ट जो है आपने 12th में पढ़ा है बट यहाँ लिस्ट में नज़र ही नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा बट यहाँ लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिनारियो में क्या वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो? हाँ, आप चूज़ कर सकते हो, बट एक सिनारियो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हो ना उससे रिलेटेड कोई एक ऐसा सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए जिसका सिलेबस 50% इनमें से किसी से मिलता हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी नहीं लिखी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब बच्चे ने 12th में तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, अब बच्चा परेशान है कि मैं बायोटेक्नोलॉजी चूज़ करूँ या ना करूँ, कर सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल वो बायोटेक्नोलॉजी को चूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है 50% है, उससे ज़्यादा बायोलॉजी से मिलता है। जैसे यहाँ देखो जूलॉजी नहीं लिखा कहीं, ठीक है, जूलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मान लो जूलॉजी नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब जूलॉजी का भी सिलेबस जो है ना ऑलमोस्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, बायोलॉजी के इक्विवेलेंट होता है, तो बच्चा बिल्कुल चूज कर सकता है। तो कोई अगर बाई चांस ऐसा कोई सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे ये देखो क्या उसका सिलेबस यहाँ जो सब्जेक्ट दे रखा है क्या उसके साथ 50% है उससे ज़्यादा मैच हो रहा है, तो बिल्कुल आप चूज कर सकते हो। अगर मैच ही नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ही अलग ही सब्जेक्ट है, यानी फिर तो आप नहीं चूज कर सकते, सीधा सा आंसर है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि आपका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। आपको 2 लैंग्वेज चूज करने होते हैं, यहाँ देख सकते हो 2 आपको लैंग्वेज चूज करने होते हैं, 3 आपको डोमेन चूज करने होते हैं, डोमेन के 25-25 क्वेश्चन आते हैं तीनों डोमेन से, ठीक है। लैंग्वेज के 20-20 क्वेश्चन आते हैं दोनों लैंग्वेज से, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होते हैं, जनरल टेस्ट के 25 क्वेश्चन होते हैं, यानी कुल मिला के अगर आप देखोगे तो कितने क्वेश्चन होते हैं, 160 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, 160 क्वेश्चन है। सही करने पे आपको 4 नंबर दिया जाएगा और गलत करने में -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और आपको टोटल कितना टाइम दिया जाएगा इन 160 क्वेश्चन को करने के लिए, 180 मिनट दिया जाता है, यानी 3 घंटे का आपका पेपर होता है। तो 180 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। नहीं प्रैक्टिस करोगे, नहीं पढ़ोगे, आपको भले ही आपको 4-5 घंटे भी क्यों ना दे दिया जाए, नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। जो जितना मेहनत करेगा उसे उतना ही अच्छा कॉलेज, उतना ही अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो प्लीज़ आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर लो। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पैटर्न समझाया कि पैटर्न में 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 2 डोमेन के होते हैं, 3 डोमेन के होते हैं, 2 लैंग्वेज के होते हैं, एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, एक जनरल टेस्ट होता है, ठीक है। और कुल मिला के आपको 180 मिनट दिया जाता है। सही करने पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम जरा समझ लेते हैं डिटेल में कि इन डोमेन के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। मान लो कोई बच्चा जो है किसी पर्टिकुलर डोमेन को चूज करता है, तो उसके अंदर क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर क्या क्या पूछा जाता है उसके लिए बात कर लेते हैं। अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, कैसे देखना है, तो मैं हर डोमेन को तो नहीं डिस्कस कर सकते यहाँ पे, क्योंकि डोमेन की लिस्ट अगर आप देखोगे बहुत लंबी चौड़ी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप जिस भी डोमेन के लिए जाना चाह रहे हो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे, वहाँ पे जस्ट आपको सर्च करना है ncet.samarth.ac.in, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा हाईलाइट अगर हो सकता है, जूम तो नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख भी देता हूँ, ncet.samarth.ac.in, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, ठीक है। तो जैसे ncet.samarth.ac.in इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। जस्ट इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे ना एक सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ देखो सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा है, तो जैसे ही जो सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा है, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। पूरी लिस्ट, हर डोमेन का, हर लैंग्वेज का, हर चीज़ का आपके पास लिस्ट आ जाएगा। मैं एक एक करके सबका सिलेबस डिस्कस करता हूँ। मान लो कोई बच्चा जो है वो 12th में कॉमर्स से पढ़ा हुआ है और वो अकाउंटेंसी को एज अ डोमेन, एक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी को एज अ डोमेन चूज करना चाहता है, तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, वो कैसे पता करेगा। अकाउंटेंसी के सामने आप देख सकते हो व्यू या डाउनलोड PDF लिखा हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप देखोगे पूरी आपके पास सिलेबस जो आ गई है अकाउंटेंसी की, ठीक है।
और ये जो पूरा सिलेबस होता है बेसिकली 12th के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन ध्यान रखना कुछ चैप्टर अलग भी हो सकते हैं। तो पहले एक बार आपको सिलेबस को अच्छी तरह से गो थ्रू जरूर कर लेना है। जैसे कि हमने पीछे पैटर्न जब पढ़ा था तो उसमें भी था कि टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे भी वही बात लिखी है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ पूछा जा रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूँ 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड का कोई अगर स्टूडेंट होगा तो आपको पता होगा 12th क्लास में आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट एनसीटी की प्रिपरेशन करते टाइम आपको एनपीओ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देख रहे हो ना, अलग है सिलेबस थोड़ा बहुत। तभी मैं कह रहा हूँ आपको आंखें बंद करके तैयारी नहीं स्टार्ट करनी है, पहले अपना सिलेबस चेक करो कि आप जिस डोमेन की तैयारी करने जा रहे हो क्या वो सिलेबस जो मैं तैयारी कर रहा हूँ क्या वो बराबर है या नहीं है, क्या वही है या नहीं, कुछ चेंजेस तो नहीं है। जब तक आप ये नहीं देखोगे प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो पहले तो अपना सिलेबस डिस्कस करो, अपना सिलेबस पहले कंफर्म करो। अगर आपको सिलेबस में किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कर सकते हो, आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दे रखा हो, फ़ोन नंबर, आप उस पर डायरेक्ट कॉल करो, कॉन्टैक्ट करो हमसे, आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। या आप हमारे, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आप हमारे डायरेक्ट सेंटर पर आ सकते हो। आपने अगर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन देखा होगा वेस्ट दिल्ली के अंदर, आप वहाँ पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। हम आपको पर्सनली पूरी तरह से गाइड करेंगे एक एक चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंटेंसी अगर कोई बच्चा ऑप्ट करता है तो उस केस में उसे एनपीओ पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप पढ़नी पड़ेगी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, देन उसके बाद कंपनीज अकाउंट शुरू हो जाती है, कंपनी अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। तो जिस भी बच्चे को जो डोमेन चूज करना उसके अकॉर्डिंग उसे देखना पड़ेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट के लिए जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक बार बाकी सब्जेक्ट का भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे, मान लो कोई बच्चा जो है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, जैसे बिजनेस स्टडी या बायोलॉजी ले लेते, तो बायोलॉजी पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने पूरा बायोलॉजी का सिलेबस खुल के आ चुका है सामने, ठीक है। वही 25 क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा जा रहा है वो आपके सामने, रिप्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पूरा ये यहाँ पे A to Z हर एक चीज़ डिटेल में लिखी है, आप देख रहे हो ना। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे डिटेल में चीज़ें, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन में क्या जो इवोल्यूशन है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल में बता रखा है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रही है। आपको एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एनसीटी का एग्जाम लेती है, वो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करी आपके माइंड में। बिल्कुल सटीक जो सिलेबस है वो आपको बताया गया पूरा पीडीएफ के फॉर्म में। तो आपको जस्ट करना क्या है, nct.samarth.ac.in इस वेबसाइट पे आना है। आप जिस भी डोमेन की प्रिपरेशन करने जा रहे हो उसका पीडीएफ डाउनलोड करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, जो डोमेन है, उसके बारे में समझ आ गया होगा। जैसे क्लास में बिजनेस स्टडी दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद अपने हिसाब से यहाँ चेक कर लेना। जैसे बिजनेस स्टडी को जैसे मैंने क्लिक किया तो बिजनेस स्टडी में आप यहाँ पूरा सिलेबस देख सकते हो, क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही 25 क्वेश्चन है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 12th क्लास के चैप्टर है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केटिंग, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखो एक लास्ट चैप्टर देखो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये 12th में बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा, सीबीएसई बोर्ड का अगर बच्चा होगा उसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही मैं बार बार कह रहा हूँ, चेक करो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तो नहीं है, या कोई चैप्टर डिलीटेड तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चैप्टर तो नहीं है, या कोई चैप्टर डिलीटेड तो नहीं है। पहले चेक कर लो, तभी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। पता चले आप आंखें बंद करके सिलेबस की तैयारी करो और लास्ट में पता चला जो आपने पढ़ा वो तो रिलेटेड था, या आपने पढ़ तो लिया बट 2-3 चैप्टर आपने मिस कर दिए क्योंकि वो आपके 12th के सिलेबस में तो नहीं था बट एनसीटी के सिलेबस में तो था। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। बाद में पछताने से अच्छा अभी आप पहले क्या करो, अच्छी तरह से सिलेबस को पहले गो थ्रू कर लो, उसके बाद ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई हो। अब मैं बात करता हूँ लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड की और जनरल टेस्ट की, ठीक है। तो थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट दिख जाएगा। जनरल टेस्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो जनरल टेस्ट आ गया हमारे सामने। जनरल टेस्ट की बात करें तो आपको पता है इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे वही बात लिखी है कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या होता है तो ध्यान समझना है। यहाँ पे जनरल टेस्ट में जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा वेटेज होती है इसकी। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, ठीक है, जिसे हम पॉइंट्स कह सकते हैं या मैथ्स आप कह लो, 10th क्लास तक की मैथ्स पूछी जाएगी बेसिकली, ठीक है। सॉरी जनरल मेंटल एबिलिटी है ना, सॉरी रीजनिंग है ये, ठीक है। आपसे रीजनिंग पूछी जा रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो ये रीजनिंग का सेक्शन हो गया, ये भी रीजनिंग का सेक्शन हो गया जिसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ठीक है। इसके अलावा मैथ्स क्वांट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें बिल्कुल जो सिंपल चीज़ें होती है जैसे अर्थमेटिक का, अलजेब्रा का, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, स्टैट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आप देखोगे तो एक आपके पास क्या है, आपसे जीके पूछा जा रहा है प्लस करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ठीक है। जो जनरल टेस्ट है उसमें ये दो चीज़ें हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, रीजनिंग पूछी जा रही है,
देन आपसे क्वांट्स पूछा जा रहा है। क्वांट्स ध्यान रखना 10th लेवल तक की, यानी जो मैथ्स है वो 10th लेवल तक की पूछी जाएगी। बेसिक से सिंपल से मैथ्स होगी, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स में से, ठीक है। तो सिंपल सा है, ठीक है। तो वही रीजनिंग यहाँ पे बार बार चीज़ें, रीजनिंग यानी रीजनिंग का इसका पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो 25 में आप देखोगे 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग और क्वांट्स, ठीक है। तो जनरल टेस्ट में आपको इनकी प्रिपरेशन करनी ही है, ठीक है। तो आई होप आपको डोमेन के बारे में समझ आ गया होगा, ठीक है, और जो जनरल टेस्ट है उसके बारे में समझ आ गया होगा। अब बाकी चीज़ें एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जो जो और चीज़ें हैं उसके बारे में, ताकि मैं हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये जनरल टेस्ट हो गया। एक बार थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे लैंग्वेज का भी एक दे रखा होगा, मैं एक बार ढूंढ के आपको समझा देता हूँ लैंग्वेज का भी पूरा, ठीक है। बेसिकली लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे पहले चलो टीचिंग एप्टीट्यूड पहले देख लेते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस। अब यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसमें पढ़ना क्या है। आप इसकी टेंशन मत लो, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। 1 से 2 हफ्ते का और टाइम लगेगा, अभी आपको पता ही होगा बोर्ड के 12th के बोर्ड चल रहे हैं तो उसमें भी हम सब बिजी है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हम खुद इन सब की क्लासेस आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप वहाँ से बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बस आप जुड़े रहो, ठीक है, हर एक चीज़ की तैयारी हम यहाँ पे आपको करवा देंगे। तो अगर बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस की, तो देखो इसमें जो सिलेबस लिखा हुआ इसके अलावा भी अपार्ट आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो सिलेबस जो एग्जाम हुआ था उसमें पहली बात तो यहाँ पे देखोगे, पहली बात टीचिंग एप्टीट्यूड का कहीं जिक्र नहीं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, क्या कैसे होता है। तो बेसिकली आप जिस सब्जेक्ट पढ़े पहले उसकी तो नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पहले टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। देन आपको इन सिलेबस पे आना होता है। क्या क्या है ये? देखो यहाँ पे देखो 2 नैरेटिव न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट स्कूल टीचर स्टूडेंट, यानी कि जो भी स्कूल के ऊपर यानी जेंडर के ऊपर अलग अलग जो डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी दे रखा है स्कूल्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, उन सब के बारे में आपको अच्छी तरह स्टडी करनी है। इसके अलावा जो भी पॉपुलर फिल्म्स है जो कि एजुकेशन के ऊपर बनी है, बुक्स के ऊपर बनी है, डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बनी है, गर्ल्स स्ट्रगल के ऊपर या जो ट्राइबल्स है, दलित है, उनके ऊपर बनी, उनको आपको अच्छी तरह से गो थ्रू करना है, ठीक है। साइंस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बेसिकली देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या था, पहले तो ये समझो। टीचिंग एप्टीट्यूड में मतलब आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सको, समझा सको। तो एबिलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करना बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है। अब देखोगे अगर आप तो हमें ना एज ए टीचर ऐसा नहीं कि हम जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उसी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे हर चीज़ के बारे में बता रखा है। मान लो कोई बच्चा जो आगे जा करके एग्जाम्पल के तौर पे हिस्ट्री का टीचर बनना चाहता है या एसएसटी का टीचर बनना चाहता है, इन जनरल मैं बात करता हूँ, एसएसटी का टीचर बनना चाहता है, बट उसे भी बेसिक साइंस तो पता होनी चाहिए ना। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे ना टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बेसिक हर चीज़ का दे रखा है। अगर साइंस की बात करें तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन जो नेचुरल फिनोमिना उसे आपको पढ़ना है, ठीक है। फेमस इंडियन साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट, इन सब के बारे में पढ़ना है। करंट इन्फॉर्मेशन सच एज कोविड, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेशन इन साइंस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो बेस्ड ऑन दी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, जो भी अलग अलग चीज़ें एबिलिटी, मैथमेटिकल जो एबिलिटी, वो सारी चीज़ें मतलब सिंपल सी जो फेमस मैथमेटिशियन थे, वुमेन मैथमेटिशियन, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चिल्ड्रन क्या क्या फेस करते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ते टाइम, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके अलावा आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा आपको पढ़ना है, ठीक है। सोशल साइंस के अंदर आपको पढ़ना है, जो भी बेसिक चीज़ें उनके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। जो भी नोबेल विनर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक के फील्ड में या अलग अलग चीज़ों में, या हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो A to Z हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेनी, जैसे लैंग्वेज के ऊपर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नोवेल, पोएम, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप लैंग्वेज में डील कर सको। देखो बेसिकली आप बच्चों को पढ़ाओगे क्या, एक लैंग्वेज में पढ़ाओगे ना। लैंग्वेज ही तो एक मीडियम है जिसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ाओगे। जब लैंग्वेज के बारे में आपको पता नहीं होगा आप कैसे पढ़ा पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज दे रखा है, साइंस दे रखा है, आर्ट दे रखा है, मैथ, साइंस, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन की गई है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सब कुछ पढ़ना होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि हम यहाँ पे लाइव क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा एक लैंग्वेज बच गया उसे एक बार देख लेते हैं, फिर हमारा बाकी जो चीज़ें उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज का यहाँ पे आपको PDF दिख रहा होगा, तो लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज का आपको पता ही है 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों लैंग्वेज में से, ठीक है। 2 लैंग्वेज आपको चूज करने हैं तो दोनों में से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शन है। आप जो भी लैंग्वेज चूज करोगे उसमें आप ध्यान रखना कि आपसे क्या पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे मैं एक बार यहाँ समझा देता हूँ आपको। आप मोस्टली बच्चे देखा जाए तो इंग्लिश, हिंदी चूज ही करते हैं, ठीक है। बाकी आप जो मर्जी चूज करो, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो सबसे पहले 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर लैंग्वेज से, ठीक है। 20 में से पहला आपका क्वेश्चन या एक क्वेश्चन क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का होगा। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिसमें
150 से लेकर 300 वर्ड्स होंगे। उस पैराग्राफ को पढ़ करके उसके ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें आंसर करना होता है। इसमें आप देखोगे 5 से 8 क्वेश्चन तो इसी के ऊपर कवर हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ होगा वो फैक्चुअल हो सकता है, नरेटिव हो सकता है, लिटरेसी के ऊपर बेस्ड हो सकता है, किसी भी चीज़ के ऊपर बेस्ड हो सकता है, ठीक है। देन इसके बाद आपको और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जो भी आपका लैंग्वेज होगा उसके अंदर। तो लैंग्वेज के अंदर अगर बात करता हूँ, आपको वर्बल एबिलिटी पढ़नी है, यानी कि उसके ग्रामर पोर्शन आपको आनी चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। जिस भी आप लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी ग्रामर जो पोर्शन वो आपकी आनी चाहिए, वर्बल एबिलिटी आनी चाहिए। रीअरेंजमेंट दी पार्ट, जो पार्ट को अरेंज करना है, आपने पढ़ता ही होगा, जंबल वर्ड आपने सुने होंगे, रीअरेंज द सेंटेंसेस, उस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड, ठीक है, कई बार आपको पैराग्राफ दे रखा होता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, या आपको पूरा पैराग्राफ दे रखा होगा उसमें एरर्स फाइंड आउट करना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब सिंपल सी बात है, आपको फिल करना है या एरर फाइंड करना है, तो उसके लिए आपकी ग्रामर के ऊपर पकड़ होनी बहुत ज़्यादा जरूरी, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर फोकस करना है, ग्रामर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, और वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करना है। वोकैबुलरी की बात करें तो सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, इन सब के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्पेलिंग पूछी जा सकती है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, सिनोनिम एंटोनिम पूछा जा सकता है। तो बेसिकली जब भी आप लैंग्वेज की प्रिपरेशन करते हो तो आपको 3 चीज़ों की मेन तैयारी करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, पैराग्राफ पढ़ करके आप जल्दी से उसमें से आंसर फाइंड आउट कर सको, ठीक है, आप जल्दी चीज़ों को एनालाइज कर सको, पढ़ सको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए, ग्रामर के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए, और लास्ट आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आप आराम से अपना जो ये सेक्शन है, जो हमारा लैंग्वेज का सेक्शन है, वो आराम से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है वो भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस था जिसमें हमने हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करने की कोशिश की कि जो एनसीटी का जो एग्जाम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे लैंग्वेज का मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैंने बता दिया, जनरल टेस्ट आपको बता दिया, और डोमेन तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। आप एनसीटी की वेबसाइट पे जाओ, nct.samarth.ac.in की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ सब सिलेबस का ऑप्शन दे रखा होगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके पास बहुत सारे वहाँ पे लिस्ट नजर आ जाएगी। आप जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज करने जा रहे हो उसको उस पर क्लिक करके PDF डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर लो कि आप जिस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हो उसमें आपको कितना आता है, क्या कितना नहीं आता। बाकी मैं एक बार दोबारा एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, आप वही सब्जेक्ट चूज करना है जो आपने 12th में पढ़ा है। अगर आपने सब्जेक्ट को 12th में नहीं पढ़ा तो गलती से भी आपको वो चूज नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको डिटेल सिलेबस समझ आ गया होगा कि जो एनसीटी का जो एग्जाम होने वाला है इस साल 2024 में, उसके अंदर टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपको 180 मिनट प्रोवाइड किया जाएगा। किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से पार्ट पूछे जाएंगे, क्या उसका सिलेबस है, A to Z हर चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी कंफ्यूजन रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।